हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 415th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to Gemini Outdoors, Mohan Enterprises, Globus ITI Kamti, Yuva Foundation, of course, Servicing Bala, and my security system partner, which is Joshi Security Systems. आज शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो ज़्यादा पछताए। जो लोगों ने खा लिया है और अब पछता रहे हैं, तो अब जब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरे के पीछे में एक चिड़िया के बहुत सारे दर्द हैं। अब अमूमन होता ये है कि पिछले हफ्ते हमने पति के अधिकारों के बारे में बात की, हस्बैंड्स के अधिकारों के बारे में बात की, लेकिन आज हम पत्नी के अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। और जब समाज में, हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के राइट्स के ऊपर में जब बात होती है, उनके अधिकारों के बारे में बात होती है, तो कई सारे कान और आईब्रोज ऐसे खड़े हो जाते हैं, और वो खड़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं हैं तो ये दुनिया है। लेकिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई सारे मर्दों को बड़ी तकलीफ है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज एडवोकेट नितिन रमेश गांधी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के, स्पेशली पत्नियों के क्या अधिकार हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। गुड इवनिंग। 415वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। बजाज नगर का होर्डिंग आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं भी वो कॉन्टेस्ट में शामिल होऊंगा बहुत जल्दी। पोक द होर्डिंग। क्या बात है सर। आज एक ऐसे विषय पे हम बात करने वाले हैं जिस विषय को जानकर आपको भी एक उत्सुकता थी पिछले हफ्ते भी कि आप उस विषय पे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो गलत ट्रैक पकड़ लेती हैं, गलत वकीलों को हायर करके, या कई सारी चीज़ों के बारे में न जानते हुए कि उनके क्या अधिकार हैं। तो आज आपको मौका मिला है, आप बहुत समय से बात करना चाहते थे जी, पत्नियों के क्या अधिकार हैं। राज सर, पिछली बार जब अपनी मुलाकात हुई थी तो वो टॉपिक था पति के अधिकार जी। तो इसीलिए ज़रूरी था एक बैलेंस बनाने के लिए कि पत्नी के अधिकार के बारे में भी बात की जाए जी। अगर जिन्होंने ये शो पिछली बार देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि ये लॉज एक्चुअली बनते कैसे हैं। एक्चुअली ये जो डोमेस्टिक लॉज बोलते हैं इनको, कि घरगुती लॉज, तो ये कैसे बनते हैं, ये पुराने ज़माने से चले आ रहे रीति रिवाजों को मानते हुए बनाए जाते हैं जी, ताकि रीति रिवाज हर्ट ना हो। अब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कस्टम्स, राइट्स, इवन आप एक कास्ट में भी जाएंगे तो काफ़ी सारे क्रीड्स हैं ना, बहुत सारे छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनके अलग अलग सोच है जी। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई कानून द्वारा। ये कानून पुराना है, 1955 हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉज और पुराना है, और संशोधन होते रहते हैं। हाई कोर्ट जब बातों को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो लॉज को अमेंड करते रहते हैं जी समय के साथ। तो पहले जो ये समय मैं आपको बता रहा हूँ 200-300 साल पुरानी बात, तब कैसा था, महिलाएं जो होती थी वो होम मेकर होती थी, घर में रहती थी जी, बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी, और जो मर्द होते थे वो बाहर जाते थे और कमाते थे जी। तो ऐसा कहा गया था कि औरतों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी लोगों से मिलने की, सोशल होने की, ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस नहीं था, एक तरह से बोल सकते हैं। पर आज ऐसा ज़माना नहीं है राज सर। आज ऐसा है, आज तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है जी। आप अपने घर में ही अगर मोबाइल पे बैठे हैं तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया की न्यूज़ आपको पता चलती है जी। आज की तारीख में किसी महिला को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि भाई आज का न्यूज़ क्या है। तो ऑलरेडी इतने सारे एप्स वगैरह आ गए हैं कि महिलाएं कनेक्टेड है जी। और आजकल ऐसा है कि जो थोड़े से रूरल एरियाज में रहने वाली महिलाएं हैं, इवन वो भी मोबाइल फोन्स यूज करती हैं, है ना। सही बात है। तो मोबाइल और इंटरनेट ने एक्चुअली ये पूरी चीज़ों को बदल के रख दिया। फ्रीडम के मायने बदल के रख दिए, इंडिपेंडेंस के मायने बदल के रख दिए जी। तो
अब ये जो टॉपिक है राज सर, अगर ये टॉपिक पे हम बात करना शुरू करें तो मुझे लगता है 3-4 दिन का ये टॉपिक है। अच्छा। जो मैं कंटिन्यूसली आपको बोलता रहूं और आप सुनते रहो, ऐसा 3-4 दिन बीत जाएंगे आपको। तो सर ये एक किताब है और ये है लॉज ऑफ मैरिज। छोटी किताब है ये। तो ये जो सर किताब है जी, ऐसी मेरे लाइब्रेरी में अभी 16-17 किताबें हैं जी, और उसके बाद भी लॉज और हैं, ऐसा नहीं कि ये लॉज पूरे कवर हो गए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि महिलाओं के राइट्स क्या है ना जी। तो पहले के जमाने से लेकर अभी तक महिलाओं को संरक्षण दिया गया, क्योंकि शुरू से ही जो जेंट्स थे वो फ्री थे और वो बाहर निकलते थे, सोशल होते थे और सोशल डिसीजंस भी लेते थे जी, पर महिलाओं को उनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। काफी रेवोल्यूशंस हुए, सब हुआ, तो फिर महिलाओं के भी राइट्स के बारे में लोगों ने सोचा, और आज की तारीख में महिलाएं हैं वो जेंट्स की सेम फुटिंग पे हैं जी। इवन आप जॉब में सोचें या कभी रेसिडेंस के बारे में सोचे तो ऐसा नहीं, आजकल सिंगल पेरेंट्स भी रहती हैं लेडीज, तो उसमें आजकल समाज ने उन लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया जी। पहले के जमाने में क्या था, डिवोर्स लेडीज को एक सिन माना जाता, कर्स माना जाता था कि वो सोसाइटी में बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते थे लोग। इवन मालूम है सर, डिवोर्स लेडीज को शादियों में नहीं बुलाते थे जी, कि इट विल बी अ कर्स, है ना। हमारी शादी में ऑर्थोडॉक्स सोच थी जो अभी भी कहीं कहीं प्रिवेल करती है, लेकिन अब वो बहुत माइन्यूट है, कहीं कहीं पे ही सुनने को मिलती है जी। जनरली राजस्थान गुजरात वाले एरिया में थोड़ा सा अभी भी है। तो अब हम आते हैं कि महिलाओं के अधिकार एज इन रिलेशंस टू मैरिज जी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो लेडीज है वो, उनको हमेशा से गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया है। उनको अधिकार ज्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उनको एक अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो अपनी बात रख सके फोरम के सामने, कहीं किसी के सामने वो बात कर सके, अपने दिल की बात कर सके। अब जनरली जो महिलाएं अपने मैरिज में प्रॉब्लम फेस करती हैं, वो मैरिज जनरली फेस करते हैं जब वो घर में अकेले होते हैं या 4 दीवारी के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं। महिला तो अपना बेसिक माँ बाप का घर छोड़ के किसी के घर जाती है रहने के लिए जी। सो मुझे भी ऐसा लगता है, बीइंग अ मेल, इट इज टफ फॉर द लेडी टू अडॉप्ट अ न्यू हाउस, क्योंकि जेंट्स जो होता है वो उसी घर में होता है और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है जहाँ वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। पर एक लेडीज जो होती है वो जब किसी नए घर में जाती है तो उसके लिए घर भी नया होता है, हस्बैंड भी नया होता है, और हस्बैंड के फैमिली वाले भी नए होते हैं। जिनको कभी देखा नहीं उनको मम्मी बोलना पड़ता है, जिनको कभी समझा भी नहीं उनको फादर पापा बोलना पड़ता है ना। और तुरंत, और हस्बैंड की फैमिली ये चाहती है कि लेडीज तुरंत उन्हें फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर ले जी। तो जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन से लेके काफ़ी टाइम तक अपने मदर फादर के साथ रहा है, तो एकदम से एक्सेप्ट करना भी बहुत कठिन होता है जी। बर्डन रहता है उनके ऊपर मैरिज के बाद, उसमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, जो भी XYZ बहुत सी बातें होती है इसमें। तो जब एक लेडीज को ऐसा लगता है कि ये मैरिज इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या ये सिनेरियो जो है ये मेरे लिए ठीक नहीं है जी, या शी इज नॉट फीलिंग सेफ जी, वहां जाके इस कानून की शुरुआत हो जाती है। तो मेरा ये कहना है सुनने वाली बहनों को कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की डोमेस्टिक प्रॉब्लम है लाइफ फैमिली में, तो प्लीज आप उसको ना मतलब नजरअंदाज मत कीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए, उसके स्कोप को बढ़ने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप उसको ऐसा कीजिए कि इसका सॉल्यूशन निकले। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास 3 से 4 जगह है जी। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े जी। आपके पास सबसे पहले प्राइवेट मीडिएटर्स होते हैं, फैमिली कंसिलिएशंस जिनको बोलते हैं, काउंसलर्स होते हैं जी। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अगर ये बात को आप अपने तक रखना चाहते हैं तो। दूसरा होता है कि मैरिज काउंसलर्स आपको फैमिली कोर्ट में भी प्रोवाइड होते हैं जी, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे मेडिएशन सेंटर भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 6th फ्लोर पे। आप वहाँ पे भी जाके अपनी बात एक एप्लीकेशन देके कर सकते हैं, जहाँ आपके हस्बैंड या जो भी आपको जिनसे भी प्रॉब्लम है उनको वहाँ बुलाया जाएगा, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब ये हो गया पार्ट नंबर 1। ये तभी कामयाब है जब आपने उस प्रॉब्लम को सीरियस लिया है अपनी लाइफ में, मतलब लेट इट गो नहीं किया है कि भाई ठीक हो जाएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मैं और थोड़ा टाइम दूंगी रिलेशनशिप को तो हो सकता है कि सामने वाला इस बात को समझ जाएगा जी।
जनरली ये चीजें वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट फेज क्या होता है कि और परेशानियां बढ़ जाती है जी। और जनरली जो लेडीज होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके पास एक या दो बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके पास होती है। तब उनको समाज ये बोलता है, उनके परिवार वाले, उनके परिवार मतलब जो उनके मदर फादर ओरिजिनल वाले हैं, शादी के पहले वाले ओरिजिनल माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा बच्चे हो गए तो आप कैसे भी रह लो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने अगर हमको ये जीवन में पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद है जी। बेमकसद जिंदगी जीने का कोई फायदा भी नहीं है और ना खुशी है उसके पीछे। तो अपना जो कानून है वो इसीलिए है कि आप सेफ रहें, खुश रहें और बढ़ते रहें। हर कोई ये चाहता है कि आप कुछ ना कुछ तरक्की करते रहें लाइफ में जी। तो अब इसमें ये होता है कि जैसे आप झेलते जा रहे हो चीजों, सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो बाय गिविंग टाइम, है ना जी। तो उसमें क्या होता है, या तो चीजें ठीक हो जाती हैं या तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। सच बात है। तो अगर ये बात और बिगड़ गई तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाने का। लेकिन आई एम सॉरी टू से पुलिस के पास कोई पावर नहीं है जी। पुलिस ने एक ग्रुप का गठन किया है जिसमें पहले ये होता था कि एनजीओ वाली लेडीज होती थी जी, जो महिलाओं की मदद के लिए जेंट्स के घर चली जाती थी, उनसे बात करनी। कई बार वो वायलेंट भी हो जाते थे, वहां पे वायलेंस हो जाता था जी। तो पुलिस ने इस चीज को सोचने के बाद भरोसा सेल का गठन किया। भरोसा सेल में क्या होता है, पूरा लेडीज का स्टाफ है जी। और लेडीज का स्टाफ होने के बाद जो है वहां पे उनका भी यही काम रहता है कि उनको भी मैरिज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जी। मतलब डिवोर्स कराना उनका वो नहीं रहता है, उनका मेन मकसद नहीं रहता है जी। अब जैसे समझिए कि हमने भरोसा सेल में जाके कंप्लेन लिखी, पुलिस को बताया, तो पुलिस आपको भरोसा सेल भेज देती है। इनिशियल लेवल पे आपको हेल्प करती है। जैसे समझ लीजिए अगर महिला के साथ वायलेंस हुआ है तो वायलेंस होने पे ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ वायलेंस का कुछ निशान है उसके शरीर पे, या उसको किसी तरह का ब्लड निकला हुआ है, तो पुलिस तुरंत आपको हेल्प कर देगी। लेकिन वो ओनली टिल दी एक्सटेंट आपको सेव करने के लिए या आपके बच्चों को सेव करने के लिए जी। जैसे कई बार ऐसा आता है कि महिलाओं में दारू पी लिया हस्बैंड ने और आके फिर बहुत सारा वायलेंस हो गया, बेमतलब की मारपीट हो गई जी। तो उसमें कई बार ये होता है कि महिला क्या करे, महिला तो मार खा ली, रो रही, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ये नहीं है, आप तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन करें, आप उसमें बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। पुलिस वहाँ पे आएगी, 7 मिनट के अंदर उनको आना है आपके स्पॉट पे, और वो आने के बाद जो है तो आपको वो प्रॉपर हेल्प करेंगे। अगर मेडिकल एड चाहिए तो मेडिकल एड देगी, लेकिन आपको एक लेटर दे देगी महिला सेल का जी, भरोसा सेल का, सॉरी। तो भरोसा सेल का वो लेटर आपके हस्बैंड को भी दिया जाएगा जी, ठीक है सर। तो ये हो जाने के बाद जो है भरोसा सेल आपको जाना है, वहां पे जाके आपको स्टेटमेंट देना है, और वो पुलिस वाले ही होते हैं, इसीलिए वो लीगली काम करते हैं। लेकिन उनका जो फोकस रहता है घर को ठीक करने का रहता है, तोड़ने का नहीं रहता है। ये आप कोई भी कानून पढ़ेंगे हिंदुस्तान का, तो कोई भी कानून किसी भी चीज तरह से डिवोर्स को मोटिवेट नहीं करता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स में सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो बच्चों को है जी। क्योंकि बच्चों को किसी एक माँ बाप का प्यार कटता है, वो चुनना बड़ा तकलीफदायक हो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कैसा होता है राज, बच्चे छोटे होते हैं जी, तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई मुझे माँ के साथ रहना है, फादर के साथ रहना है। उसके भी कानून अलग है, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब अपन चाइल्ड के अधिकार के बारे में भी इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन अपने टॉपिक को शॉर्ट रखते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद जैसे महिलाएं भरोसा सेल जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ वायलेंस हुआ है और भरोसा सेल में ऐसा लग रहा है कि इस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये मानने को तैयार नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी, तो उसमें फिर क्या होता है, वो लोग कंसर्न पुलिस स्टेशन को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि 498A की कंप्लेन फाइल की जाए जी। अब इसमें कई बार हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं राज, वो मुझे बोलते हैं सर मेरे पति ने मेरे को मारा लेकिन उसको तो अंदर नहीं किए जी, उसको तो लॉकअप नहीं किए, उसको तो जेल नहीं भेजे। तो ऐसा होता नहीं है इस कंडीशंस में। मतलब इसमें 2-3 बातें ऐसी कि इफ यू आर पॉइजन्ड, किसी को पॉइजन दे दिया, किसी को बहुत ज्यादा मारने की कोशिश किया, किसी को मर्डर करने की कोशिश किया, जलाने की कोशिश किया, तो वो लेवल अलग हो जाता है, उसका कंसर्न अलग है, वहां पे तुरंत सब बातें होती है, पुलिस ही उसमें एक्शन ले लेती है जी। लेकिन जहां तक मियाँ बीवी के झगड़े का सवाल है तो उन दोनों को टाइम दिया जाता है। अच्छा, मेरे ना कुछ आपसे बहुत बेसिक सवाल है जी।
बेसिक सवाल है। मैं चाहूंगा सभी व्यूअर्स भी सवाल पूछें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। क्या पत्नी पति का मोबाइल चेक कर सकती है? क्योंकि मैक्सिमम हस्बैंड जो है वो मोबाइल पर कोई ना कोई कोड रखते हैं या क्या कहते हैं उसको, जिगजैग रखते हैं, हाँ, लॉक कोड रखते हैं और अपनी पत्नी से कई सारे कॉन्वर्सेशंस छुपाते हैं और पत्नी को होता है डाउट, और पति कहता है कीप योर माउथ शाउट, मतलब शट योर माउथ। तो पत्नी जो है वो अंदर अंदर कुड़ती रहती है। सही बात। तो इसमें दो किस्म के वायलेंस हो रहे हैं। एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है जी, जो एक किस्म का वायलेंस ही है, और दूसरा ये कि मतलब इनफिडेलिटी वाला जो पूरा का पूरा मामला होता है जी, वो कैसे देखा जाए? सर देखिए, ऐसा है उसमें राज, हम लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा कि देखिए जो कोई भी रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, वो तो भरोसे पे टिका है जी। आज की तारीख में वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है मैक्सिमम केसेस में। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया कि सामने वाले का अफेयर है या इस तरह की कोई बात है जी, तो आज तक मुझे मेरे पूरे करियर में ऐसी कोई दवाई नहीं दिखी कि जो हम उनको दे दें तो उनकी ये दिमाग से वहम निकल जाए। वहम का कोई इलाज नहीं जी। दूसरी चीज, ये पूरी तरह से इलीगल है जी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो हमको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देते हैं सर जी। राइट टू प्राइवेसी में ये बातें भी आती हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल अगर दिया जाए, जनरली वो लोग बोलते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो, लेकिन वो भी इंसान होते हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह रहते हैं। तो हम उनके बारे में एक एग्जांपल ले रहे हैं जी। तो एग्जांपल लेने के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर फॉरेन कंट्रीज सो कॉल्ड अमेरिका की मैं अधिकार की बात करूँ तो अमेरिका में इस पे ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है अगर आप दूसरे का मोबाइल फ़ोन देखते हैं या उनको ऐसा डाउट करते हैं। ये दोनों पे लागू है, हस्बैंड्स भी लेडीज के साथ करते हैं, वाइफ भी जेंट्स के साथ करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ पत्नियों की बात कर रहा हूँ। क्या पत्नियों के ये अधिकार है कि वो क्या ऐसा कोई पावर है उनके पास या कानून उनको ऐसा कोई अधिकार देता है जिससे वो ये बोल सके कि भैया ये मोबाइल मेरे को खोल के देखना है, मेरे को लगता है मेरे पति का किसी के साथ चक्कर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर हस्बैंड और हस्बैंड की मदर अगर वाइफ को टॉन्ट देते रहे, टॉन्टिंग करते रहे किसी बात पे कि तू तो शादी करके कुछ लेकर ही नहीं आई, हम तो दूसरों के पति जो है हम जाते दूसरों के घरों में तो देख उसकी लड़की कितना लेकर आई, वो कार लेकर आई, वो महंगा मोबाइल फोन लेकर आई, उसने अपनी सास के बर्थडे पे उसको सोने का हार दे दिया। ये जो टॉन्टिंग है उसको एक पत्नी ने अगर एक समय तक वो पॉजिटिवली लेती है, एक उसके बाद वो झेलती उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाती है कि वो फिर अपने उसके कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते। तो इस दौरान क्या करना चाहिए पत्नी ने, उसके क्या अधिकार इसमें है? ऐसा है सर कि इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जी। बहुत सुने होंगे कि डीवी का मैटर डालना है ये वो। तो ये ऐसा है, ये पूरी तरह से पत्नियों के लिए, वुमेन्स के लिए अधिकार बनाए गए हैं। अगर आप इसमें जो वायलेंस शब्द का यूज किया गया है वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस, मारपीट इसी पे सीमित नहीं है। उसमें दो तरह के वायलेंस है, एक मेंटल और एक फिजिकल जी। तो जो एग्जांपल आपने मुझे अभी दिया दैट कम्स अंडर मेंटल वायलेंस, ठीक है। इसमें क्या है, आदमी के मन से खेलते हैं, मन को परेशान करते हैं, ऐसी कोई घटना जो फीमेल की मन को परेशान कर दे जी। तो मैं आपको सर इसमें स्टोरी सुनाऊंगा ना राज सर, तो ऐसी भयंकर भी स्टोरीज है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इवन कुछ स्टोरीज में तो ऐसा भी था कि नई बहू ने अगर कुछ दहेज वहेज नहीं लाया, दहेज का तो खैर दूसरा कानून है, डाउरी एक्ट आता उसमें, लेकिन जैसे दहेज नहीं लाया तो उनको पंखा भी नहीं मिलता सोने के लिए रात में। अरे बाबा, इस तरह की भी केसेस हैं, कई है कि किसी तरह उनको इतना परेशान करो कि वो रो के अपने घर पे फोन करके बोले कि भाई इनकी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मतलब मैंने तो कहानियों में ये भी सुना है कि मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था एक शो में कि एक बहू कई वर्षों तक रोटी पे घी लगा कर नहीं खाती थी। अच्छा। कारण क्योंकि वो अपने घर से वो दहेज में वो लेकर नहीं आई थी। अच्छा। तो उस बात को लेकर भी वो एक शो था, लेकिन वो सत्य घटनाओं पे आधारित है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब बात आती है
पत्नियों के, जब हम एज इट इज हम पत्नियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिलेशनशिप, अब हस्बैंड के साथ पत्नी का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, लेकिन शी इज नॉट हैप्पी, शी कैन नॉट गो आउट एंड टेल इट टू एनीबॉडी। क्या उनके ऐसे अधिकार है? क्या वो अधिकार उनको किसी तरीके से, वो पति के साथ अगर खुश नहीं है तो क्या वो पति को डिवोर्स दे सकती है? क्या वो पति से अलग हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि डिवोर्स देने का ये वन ऑफ द कारण है, ठीक है। इसमें कई सारे कारण हैं, जिसमें से वो एक कारण है जिसमें अगर वो ये प्रूफ कर दे कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, ही इज नॉट फिट टू बिकम अ फादर, या ही इज नॉट फिट केपेबल इनफ टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप, तो वहाँ पे आप उन डिवोर्स लिया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इवन इफ अगर सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं, एग्री नहीं है, इवन इन केस की एवरीथिंग इज राइट, पर लेकिन हस्बैंड इज नॉट एक्सेप्टिंग, इवन इन दैट केस, बट इट इज हार्ड टू प्रूव, है ना। जब कोर्ट में हम जाते हैं और कोई चीज का दावा करते हैं तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो लेडीज के ऊपर होता है कि जो एलिगेशंस वो लगा रही है उनको प्रूव करना है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में सब कुछ बढ़िया है, एकदम से हस्बैंड का जो झुकाव है वो उसके काम के प्रति बहुत ज्यादा है, करियर कई बार ये तो नॉर्मल केसेस है ना, नॉर्मल है, लेकिन पत्नी उससे फेड अप हो चुकी है क्योंकि पत्नी को वक्त चाहिए, हस्बैंड वक्त नहीं दे रहा। वो बोलता तेरे को कितने पैसे चाहिए वो मेरे को बता, तेरे को क्या शॉपिंग कर रही हो मेरे को बता, लेकिन पैसे मत मांगे, अपना वक्त मत मांग, टाइम मत मांग। क्या पत्नी के अधिकार है कि वो पति को इस बात को लेकर डिवोर्स दे सके? और आज स्पेसिफिकली तो नहीं है ये ऐसा कुछ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है तो उसमें लिख देते हैं दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है, देयर इज नो मैच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर दे आर गेटिंग म्यूचुअली डिवोर्स्ड। हस्बैंड को भी वाइफ को छोड़ना है, वाइफ को भी हस्बैंड को छोड़ना है, तो दे आर गेटिंग म्यूचुअली डिवोर्स्ड, है ना। तो इस तरह की बातें भी होती है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है कि भाई टाइम नहीं देता है। तो इट इज एज, देखिए फैमिली को टाइम देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कमाना जी। और आज की तारीख में राज सर, हमको मालूम है कि एक मेल या जो वर्किंग या फीमेल भी है उनको मालूम है कितने प्रेशर है हमारे को महीने के, EMIs है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, बच्चों की फीस है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन फैमिलीज में दिखता है। मेरे को नहीं लगता कि 5% से ऊपर की फैमिलीज होंगी जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगी कि नहीं हम खर्चा वर्चा करके भी वी आर लिविंग है हैप्पी लाइफ। हर कोई अपने एक प्रॉब्लम्स में है, तो हस्बैंड वाइफ को ये म्यूचुअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है तो हस्बैंड को ये समझाना पड़ेगा कि द टाइम आई एम नॉट गिविंग टू यू, या मैं जो आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ वो प्रोडक्टिव है। ऐसा नहीं है राज सर, देखिए अब इसमें दो बातें हैं कि काम से निकले, दोस्तों के साथ चले गए खाना खाने, दारू पीने, लेट नाइट आ गए, तो वहाँ पे तो वाइफ सही है कि भाई जब तुम्हारी छुट्टी 7 बजे होगी तुम 12 बजे घर आ रहे हो और वो डेली आ रहे हो, उससे अच्छा आप हमको टाइम दो, हमारी फैमिली को टाइम दो। वही दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ऑफिस में और उसकी मैं पेमेंट भी ले रहा हूँ और वो एक्स्ट्रा काम से हम अपनी EMIs चुका लेंगे, हम नई कार ले लेंगे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी प्रोडक्टिव एंड जस्टिफाइड कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये उससे मैं इसकी EMI भर पाऊंगा और वो गाड़ी हमारे काम आएगी या वो घर हमारे काम आएगा, हमको बड़ा घर चाहिए, बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है। आज की तारीख में राज मेरे को लगता है छोटे बच्चों की फीस लाख रुपए है, तो कैसा हो जाता है, लाख रुपए साल की है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर बाकी के खर्चे हैं, तो ये खर्चों का बर्डन भी हस्बैंड वाइफ के ऊपर आता है। तो उसमें डिवोर्स लेना कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई सेंसिबल बात है कि भाई वो मुझे टाइम नहीं देता। हाँ, अगर आप ये प्रूफ करते हो कि उसके पास कोई काम नहीं है और वो दिन भर इधर उधर मटरगस्ती करता है या फिर दोस्तों को टाइम देता है, मुझे टाइम नहीं देता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप सही हो, मुझे ऐसा लगता है। हस्बैंड को आदत लग गई है मैच पे बैटिंग करने की, पत्ते खेलने की, और पत्नी का सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। अब पत्नी के जो राइट्स हैं वो राइट्स क्या सिर्फ डिवोर्स लेने तक सीमित है, या जो चीजें जो पत्नी का अधिकारित था जो लेकर वो अपने माता पिता के घर से आई थी, जिसपे पूरा 100% उसका अधिकार था, वो जो चला गया, क्या वो वापस मांगने के भी पूरे अधिकार है? एक एग्जांपल देता हूँ इस पर आज, है ना आपको। जैसे समझिए कि हमने एक खेत खरीदा है, मैं हस्बैंड वाइफ को रिलेट करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि खेत खरीदा है, खेत में कुआं है, वो कुएं में इतना पानी है कि हम खेत को पानी दे सकते हैं जी,
लेकिन हमारे पास एक बेवकूफ आदमी आया या स्टूपिड आदमी आया, उसने वो पानी को जहरीला कर दिया या वेस्ट कर दिया, और अब वो पानी ना किसी काम का है, और या तो ना उसमें इतना पानी है कि हम खेतों को पानी दे सकें जी, तो वो पानी कहाँ से आप लाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आदमी ने अपने आप को बर्बाद कर दिया और अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया, तो जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो आप उससे कैसे क्लेम करोगे? ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, और मैक्सिमम केसेस जो बोलते हैं ना सालों साल चलती है राज जी, कि मेरी केस तो 5 साल चली, 10 साल चली, ये सब इसी बातों के लिए है। सबसे पहले अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उसके पास है या उसकी फैमिली के पास है। अब इसमें एक कानून और है कि समझ लीजिए आपके हस्बैंड अगर आपको मेंटेन नहीं कर सकते हैं जी, तो आप उनके फादर मदर से भी, या जहां से उसका मेंटेनेंस चलता है, कई बार ऐसा देखा गया कि हस्बैंड नॉन वर्किंग होते हैं, उसका मेंटेनेंस तो वो पत्ते वालों के साथ जिसके साथ वो रोज बैठता है उनपे चलता है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है राज सर। पत्ते वाले भी आपको तभी तक बिठाते हैं ना जब तक आपके जेब में पैसा है। बराबर। कोई, मेरे को नहीं लगता कि किसी जेब में पैसा नहीं है और वो पत्ते खेल सकता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो उसी तरह ऐसा है कि जब समझ लीजिए कि अगर किसी को डिवोर्स देना है या कोई मेंटेनेंस और पैसा मांग रहा है, हो सकता है वो बेचारी लड़की जब शादी करके आई होंगी तो 20 लाख रुपए का सोना लाई होगी, लेकिन आज उसके घर में खाने की भी प्रॉब्लम है, अनाज की भी प्रॉब्लम है, तो आप वो 20 लाख रुपए क्लेम किससे करोगे यार? उससे अच्छा तो वो लड़की की जिंदगी बचा लो ना उससे हटा के। देखिए कल को कोई आपघात हो जाए किसी के साथ तो ठीक होके एक नई जिंदगी शुरू करना पड़ता है, ना कि वो आपघातिक सिचुएशन में आप बैठे रहो कि यहीं पे सब होगा। आप समझ रहे हो? यू कैन टेक इट एज एन एक्सीडेंट ऑफ योर लाइफ कि मेरे साथ एक गलत डिसीजन हुआ, और एवरी टाइम एंड एनी टाइम यू कैन मूव ऑन, है ना। लाइफ में कभी भी किसी भी स्टेज पे लोग तरक्की कर जाते हैं। इट इज नॉट दैट कि आप ये बोलोगे कि सर मैं तो 50 साल की होगी, 40 साल की होगी, मेरा कौन करेगा। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले लेडीज को ये समझना होगा सर कि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। वो एजुकेशन में बोलो, प्रोफेशनली बोलो, एटलीस्ट चाहे आप बच्चे भी अगर आपके पढ़ रहे हो या छोटे हो तो उनको ये समझाइए कि आप प्रोफेशनल उनको ऐसा कुछ कराइए जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो, कि कल को उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक हमारे यहाँ पे एक मैडम थी, तो उनके बच्चे काफ़ी सियाने थे, और लेकिन उनकी हस्बैंड कैसे थे कि भाई ट्रंक कार्ड थे, पत्ते खेलते थे। तो वो लेडीज़ ने अपने हस्बैंड को छोड़ी फ्री में, मतलब उससे कुछ डिमांड नहीं की, सिर्फ बच्चों का ले ली उसने अधिकार, और उसने मालूम है ये क्लाउड किचन खोला। नाउ शी इज डूइंग गुड, मतलब शी इज नॉट वेरी वेल्दी, आप ये नहीं बोल सकते, बट शी इज कॉन्फिडेंट एंड शी इज गुड, शी इज डूइंग गुड। मतलब अपनी जिंदगी अपने तरीके से सुकून से जी रही। यार सुकून से बड़ा क्या है? कौन से पैसे में सुकून है? आप बताओ मेरे को, कहाँ से आप सुकून खरीदोगे? कानून आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी जिंदगी ठीक कर रहा है जी। वो कोई मोड नहीं है किसी से कुछ एक्सट्रैक्ट करने का, है ना। कई बार ऐसा देखा गया केसेस में कि फीमेल जो होती है, अरे इसने मेरे को इतना परेशान किया ना, मैं इसकी फैक्ट्री बिकवा दूंगी, मैं इसके माँ बाप को जेल में भेज दूंगी, इस तरह का मतलब नेगेटिव थॉट। और ये मालूम है ये सीरियल्स के कारण हुआ है। सीरियल्स बोलो, व्हाट्सएप बोलो, दोस्ती में बोलो, मतलब बदला लेने के लिए कानून का इस्तेमाल मत करो। रसोड़े में कौन था, है ना। मतलब इसी तरह से कि आप उसको बदले की भावना से मत लो, बल्कि एक्सीडेंट की भावना से लो कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, हम एक साथ नहीं रह पाए। लेकिन बच्चों की जब अधिकारों की बात आती है तो पत्नी और पति की सोच नहीं मिल पा रही, और पत्नी को पति के साथ नहीं रहना, हस्बैंड को भी वाइफ के साथ नहीं रहना। वो लोग ये सोचते हैं कि डिवोर्स कर लें, और वो डिवोर्स करने के बाद पति ज्यादा सक्षम है बच्चों को पालने में, पत्नी के घर वाले भी पत्नी को साथ नहीं दे रहे। ये एक और चीज उभर कर आ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कितनी हमारी सोसाइटी को लेकर हम कितना सोसाइटी समाज करते हैं, लेकिन हम अपने ही मतलब मैं ये पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को कैसे भूल देते हैं। एक बेटी जिसको वो एक समय पे अपनी परी, अपनी रानी, महारानी क्या क्या कहते थे, वो जब बच्ची की शादी हो जाती है और वो पति के साथ खुश नहीं, उसके बाद वो पलटकर जब अपने माँ बाप के पास आती है तो वही माँ बाप जो उसको परी बोलते थे, जो उसको गुड़िया बोलते थे, अब उसको लाचार कर देते हैं ये कहकर कि हमने तो तेरे को विदा कर दिया। हाँ ये तो होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है राज सर, कंप्लीट केसेस में ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा है।
जी देखिए कैसा होता है सर, जब एक, अभी ये बात पता नहीं कितनी आप लोगों को सच लगे, लेकिन आज की तारीख में कोई भी किसी की ना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करना चाहता। मतलब बर्डन लगते हैं लोग, सब बर्डन है ना। देखो कैसा है यार, सब इसी पे डिपेंड कर रहा है जी। आपके अगर एक्सपेंसेस और इनकम एकदम कसाकस चल रहे हैं और आपको ही ऐसा कुछ बर्डन आ जाए कि 10,000 रुपये महीना भाई मुझे खर्च करना है, मुझे वकील की फीस देना है जी, मुझे वो भी स्ट्रेस लेना है ना, कोर्ट का स्ट्रेस भी लेना है, इसका स्ट्रेस भी लेना है और वो फिर सोसाइटी का स्ट्रेस भी लेना है जी। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में 6 महीने से ज्यादा कोई ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन ये 100% केसेस में नहीं है और इस पे कानून बहुत अच्छा है। आप डोमेस्टिक वायलेंस का एक एप्लीकेशन फाइल करिए। डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन में आपको इंटरिम मेंटेनेंस का एक रहता है कि जिसमें जब तक एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है तब तक आपको मेंटेन किया जाता है। तो वहाँ आप अपने मतलब प्रॉपर प्रूफ दीजिए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी आप स्लिप लगाइए कि कितने रुपए लगते हैं, या उनका ब्रोशर दीजिए कि भाई इतने पैसे तो लगते ही हैं। फिर अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो उसका आप रेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो लगाइए कोर्ट के सामने। तो 110% कोर्ट उस चीज को कंसिडर करता है और कई बार कोर्ट सामने वाले को बिना सुने भी ऑर्डर पास कर देता है। और वो कानून इतना सख्त है कि अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो 2-3 मतलब बार कोर्ट उनको वार्न करता है, उसके बाद जेल भेज देता है। अधिकार इतने हैं सर। अधिकारों की एक बार और मैं 2-3 सवाल मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक सवाल मेरा ये कि क्योंकि आज मेरी ऑडियंस सवाल नहीं कर रही है, सिर्फ देख रही है, और सिद्धि रजवानी भी आज कुछ नहीं बोल रही है, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा शायद। ओके, तो मुझे सर ये बताइए कि जिस किस्म से हस्बैंड और वाइफ में डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस आने के बाद मेरा जो पिछला सवाल था कि वो अपने घर से अलविदा हो जाती है, पति तो रखना नहीं चाहता, अगर लड़की के माता पिता भी उसे रखना नहीं चाहते तो क्या वो माता पिता के घर फोर्सफुली घुस सकती? नहीं, फोर्सफुली तो देखो सर कहीं भी नहीं घुस सकते, है ना। ऐसा वैसा फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ मैं इमोशनल फोर्सफुल होकर माता पिता मैं समझ गया आपके सवाल कि वो कहाँ जाए। अगर माँ बाप भी नहीं रख रहे हैं, इधर पति भी नहीं रख रहा है, तो आखिर जाए कहाँ जी। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए उनको किसी के पास डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कानून आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट करता भी नहीं है। आप अगर ये चीज़ कोर्ट में साबित कर दें कि मैं घर से बाहर हूँ, रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ या रेंटेड प्रीमाइसेस में रहती हूँ और मेरे पास फ़िलहाल इतना इनकम नहीं है या स्रोत नहीं है जिससे मैं अपने आप को पाल पाऊँ, तो कोर्ट उसको कंसिडर करता है। कोर्ट उसमें बहुत अच्छे से ऑर्डर देता है और कई जगह कई केसेस में इसको मिसयूज भी किया जाता है। दूसरा एक चीज़ ये कि सरनेम जो चेंज होता है विवाह के बाद जी, लड़की अपना सरनेम चेंज करती है। कई सारे घरों में ऐसा भी है कि लड़की आएगी अपने नाम जो उसका पुराना नाम है, शादी के बाद विवाह के बाद वो जब हमारे परिवार में आएगी तो हम उसका नाम बदल कर ये रख देंगे, है ना। अब वो उनके यहाँ उनका कस्टम है या उनके ढकोसले हैं वो उनको पता है जी। लेकिन द गर्ल इज नॉट कंफर्टेबल। हाँ, मेरा बचपन से नाम यही रहा है, मेरा बचपन से सरनेम यही रहा है, नहीं बदलना है, तो क्या उसके अधिकार हैं कि वो अपना नाम वैसा ही रखे जैसा? ये तो मेरे घर का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है शी इज ऑल्सो एजुकेटेड और उन्होंने MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तो शी इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क, शी इज ऑल्सो हैविंग हर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो जैसे अगर हम उनका नाम शादी के बाद बदल देंगे जी, तो वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में तो कंसिडर हो जाते हैं लेकिन फॉरेन में कंसिडर नहीं होते हैं जी। तो इसीलिए आज की तारीख में जो वर्किंग है या जो पढ़ी लिखी लेडीज है वो अपना नाम चेंज नहीं करना चाहती है और उनको कोई प्रेशर भी नहीं है। अब कैसे हम घर में नहीं बोलते, अरे जैसे विराट कोहली का नाम चीकू है ना, तो प्यार से चीकू बुलाते, लेकिन एक्चुअल में तो ही इज विराट कोहली जी। तो लेकिन दूसरी तरफ उसकी वाइफ कौन है? अनुष्का शर्मा जी, क्योंकि वो उस तरह से उनका चल रहा है कि दे कैन नॉट चेंज देयर नेम, है ना। लेकिन परिवार की खुशी के लिए होता है कि भाई आप मुझे घर पे ये बुला लो जी। लेकिन ऑफिशियली नाम बदलने का ऐसा सच कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है। आज के जमाने में आप मैरिड भी लिख सकते हो अपना स्टेटस और अपना नाम पुराना भी लिख सकते हो। हस्बैंड का नाम आपको लिखना पड़ेगा तो हस्बैंड का नाम आप लिखो,
लेकिन नाम आप पुराने लिखो, क्योंकि आपके सारे 10th के डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, वीजा पासपोर्ट पहले करा लेते हैं आजकल, तो वीजा पासपोर्ट चेंज नहीं होते, पासपोर्ट्स एक्चुअली नहीं होते। तो ये सब बातें हैं टेक्निकली जो है, ये इंडिया में कैसा है, मान्यता है तो एक्सेप्ट हो जाता है राज, है ना, कि भाई ये शादी के बाद ये कहला रही थी, शादी से पहले ये। लेकिन आप अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस को ये नहीं समझा सकते, वहाँ ये चीज़ नहीं है। तो आजकल इंडिया अब ऐसा हो गया है कि काफ़ी सारे जो अभी यंगस्टर्स हैं वो या तो फॉरेन जा चुके हैं या फॉरेन जाने के लिए सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे जॉब करेंगे, या कई लोग अब आईटी कंपनीज में काम करते हैं तो वो भी फॉरेन ट्रेंड्स भी बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। और वो आजकल यार कैसा है, कोई भी इतनी प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहता ना। नहीं, लेकिन अगर उसके लड़की के इनलॉज नहीं माने तो क्या करें? तो फिर वही है कि आप किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते ना, इट कम्स अंडर मेंटल क्रुएलिटी। इवन आप किसी लड़की को जॉब करने से भी नहीं रोक सकते हैं। मैं आपको एकदम वाइडर सेंस में बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि भाई लड़की को शादी के समय बोलते हैं आप जॉब कर सकते हो, बाद में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, बोलते तो वो जॉब करने की क्या जरूरत है, पति कमाता है। तो इस सर्कमस्टेंसेस में आपका फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट यू कैन वर्क। आपको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, क्योंकि लड़की ने शादी से झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों को पालना, बड़े बुजुर्गों को पानी, दूध, चाय देना, रात को खाना खिलाना, सिर्फ उसका तो जिम्मेदारी नहीं ली है ना। कॉन्जुगल राइट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कहना है आपका हमारे लीगल भाषा में जी। तो ऐसा है, देखिए मैं तो उसके लिए अपनी बहनों को यही बोलूंगा कि आप अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि अगर आप वर्क करते हो ना तो एटलीस्ट आप देखिए, जितना इम्पोर्टेंट आपको वर्क करना है उतना ही इम्पोर्टेंट जो घर के बड़े हैं उनको टाइम पे खाना देना, दवाई देना भी है जी। अब हम लोग तो इतने बिजी हैं, मैं हस्बैंड्स की बात करूं, वाइफ्स की बात करूं, मैं वर्किंग लोगों की बात कर रहा हूं कि इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि भाई घर में यहाँ से मनमुटाव होते हैं। हस्बैंड बोलता है भाई मैं काम में जाता हूँ, तू ध्यान नहीं देती। तो इसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है मेरी बहनों को कि आप लोग अगर इस तरह की कोई सिचुएशन को जूझ रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप प्लीज इतना भी केयर कीजिए कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आप रखो कि जो कि एटलीस्ट इन मतलब बड़े बूढ़ों को दवाई दे, खाना दे, ताकि आपका थोड़ा, या आपके बच्चों को आपके पीठ पीछे स्कूल से आए तो थोड़ा सा संभाले, उनको भी खाना दे, ताकि एक ग्रेसफुल एटमॉस्फेयर घर में बना रहे, ना कि आप हर चीज़ के लिए परेशान हो। जैसे मालूम है ये कैसा है, मालूम है राज, जैसे बड़ी फैक्ट्री, बड़ी ऑफिसेज होती है ना जी, कि उसमें बॉस सब काम नहीं करते जी। भाई, पहले रिसेप्शन होता है, फिर ऑफिस बॉयज होते हैं, फिर उसके बाद एक काम करने की टीम होती है। तो उस तरह की सोच आपको घर में भी रखनी पड़ेगी अगर आप वर्किंग हो तो, कि किसको कितना काम देना। सिद्धि रजवानी का सवाल आया है। चलिए आ गया देखिए आ गया सवाल। ये है कि सर वाइफ हस्बैंड अलग रहते हों, सवाल बड़ा अच्छा है, वाइफ हस्बैंड अलग रहते हों, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इज इट नेसेसरी कि हस्बैंड को खर्चा पानी देना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आपको सिर्फ उसमें डिवोर्स का कोई वो नहीं है, मतलब कि डिवोर्स हो तो ही खर्चा पानी देना, ऐसा नहीं है। अभी हमारे कानून में बिल्कुल ये है, मतलब बिल्कुल लिखा हुआ है कि हस्बैंड को वाइफ की पूरा मेंटेन करना है उसको। तो अपने को कोर्ट में जाना है, वाइफ को कोर्ट में जाना है और ये बताना है कि भाई हम अलग रहते हैं, लेकिन है ना वो मुझे मेंटेन नहीं करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, अभी अब तो लॉकडाउन में नहीं है, लेकिन पहले कई ऐसे केसेस थे कि हस्बैंड दुबई में काम करता है, लेडीज यहाँ रहती है, लेकिन कई बार उसको पैसे नहीं भेजते या डिस्प्यूट क्रिएट करते, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक वायलेंस की आप केस फाइल कर सकते हो, 125 सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस की केस फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको उस चीज को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि रियली यू आर नॉट गेटिंग मेंटेन्ड। अच्छा, अब इसका मिसयूज भी है, जैसे कि आप जो हस्बैंड फॉरेन में रहता है उसको परेशान करना है, मालूम है क्रिमिनल केस अगर कर देंगे एप्लीकेशन तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा, तो उसको बार बार धमकी देते हैं कि भाई हम ये फाइल कर देंगे तुम्हारे ऊपर। फाइल करने के बाद क्या होगा, फाइल तो हो जाएगी, वहां बेचारा परेशान हो जाएगा, उसकी जॉब चली जाएगी। एक सिमिलर केस ऐसा था मेरे पास जिसमें वो जो हस्बैंड था वो सिंगापुर में काम करता था और लड़की जो थी वो नागपुर की थी जी। उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने 498A की केस फाइल किया, तो ही वाज अर्निंग अ गुड सैलरी ऑफ 3.5 lakhs पर मंथ एंड ही इज अ नाइस गाय। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही इज, अब व्हाट डिस्प्यूट क्या है उनके बीच में वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो घर के अंदर की बात है जी, लेकिन उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो उसमें नुकसान फैमिली का है ना, क्योंकि ही इज द अर्निंग मेंबर, तो नुकसान दोनों का हो गया।
वाइफ ने गुस्से में कर दिया, लेकिन नुकसान तो पूरी फैमिली का हो गया, बच्चों का भी हो गया। ऐसा है राज सर। डिवोर्स के केसेस बहुत आते हैं आपके पास, एज अ नॉट एज अ लॉयर बट एज अ ह्यूमन, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो मेरे दिल से चाहता हूँ, मैं आपको ये बात तहे दिल से और हजारों बार बोल चुका हूँ कि मैं कभी भी डिवोर्स के मत में नहीं हूँ। और मुझे नफरत है जब लेडीज हमारे टेबल पे आके ये बोलती है कि सर मेरे को तो बदला लेना है, मेरे को तो इसको जेल में डालना है, मेरे को तो इसके माँ बाप को बिल्कुल परेशान कर देना है, सेंट्रल जेल के गेट में देखना है, आप पैसे बोलो। अब इसमें मालूम है क्या राज सर, इसमें ना मालूम है हमारे कोर्ट में, नॉट टू से, देखो मैं लॉयर हूँ लेकिन मैं दोनों बातें आपको बताता हूँ, गलत और सही। इसमें ना टाउट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आज के। टाउट्स मतलब दलाल। अब कैसा होता है, अब दलाल कई तरीके के होते हैं। जैसे मालूम है लेडीज परेशान है तो वो कुछ कुछ जगहों पे जाएगी ना, भरोसा सेल जाएगी, कोर्ट जाएगी, पुलिस स्टेशन, तो हर जगह टाउट्स जैसे लोग बैठे हैं। अब इनको मालूम होता है कि लेडीज है तो मतलब पैसा मिलने वाला है जी। ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं जिसमें लेडीज ने पैसा दिया। और आपको बताऊं राज, आज ही मैंने एक केस फाइल मतलब बनाई है अभी, जिसमें लेडीज अपने हस्बैंड को 2 लाख रुपए दे रही है डिवोर्स में। अच्छा। इवन मैं आपको उनकी फाइल भी दिखा सकता हूँ कि उसमें लेडीज जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेडी वुमन मतलब उसकी वाइफ, और इधर जो है जेंट्स जो है वो नॉर्मल वर्किंग है, मतलब उतना पैसे वाला नहीं है जी। तो जो फीमेल है वो मेल को 2 लाख रुपए दे रही है, कारण टू गेट डिवोर्स्ड, कि भाई तू अपना घर वर देख ले, क्योंकि वो उसके फ्लैट में रहता है। अब वो उसकी EMI वगैरह वो भरती है, तो भाई मेरा फ्लैट छोड़, तो अपना देख कहाँ जाना है, कैसे करना है, रेंट पे रहना है, जो भी है। जनरली ये चीज हमने जेंट्स को देखा है लेडीज के साथ करते हैं जी। ये ऐसा भी होता है कि हस्बैंड को भी पैसे मिलते हैं मिलते हैं, उसमें क्या है, खुशी की बात है। कई सारे ये पिछले बार भी आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है, राइट्स सेम है जी। तो इस तरह चलता है सर, मतलब अच्छा, वकालत में भी कई सारे ऐसे वकील होते हैं जो इस किस्म के केसेस अपने हाथ में लेते हैं और फिर उसको चलने देते हैं। सॉरी टू से, मालूम है, सॉरी टू से, भले कुछ लॉयर्स भी सुन रहे होंगे इसको जी, और मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है ये बताने में, क्योंकि हर प्रोफेशन का एक डार्क साइड भी होता है और एक वाइट साइड भी होता है जी। तो ये डार्क साइड बताता हूँ। फीमेल्स की केस वकील, कई वकील हैं ऐसे, नाम तो नहीं लूं, अच्छा रहेगा, नाम मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेने में, नहीं मत लीजिए। क्या होता है उसमें, फ्री में केस लड़ते हैं और दलाली तय होती है। अच्छा। कि अगर लेडीज को 2 लाख रुपए मिले तो भाई आप मुझे 20% देना, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए आप मुझे देना। जैसे क्योंकि क्या होता है राज, इसमें लेडीज जो होती है ना, ये क्या बोलती हैं, भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, फीस देने के नहीं है। अरे फीस देने के पैसे नहीं है तो आप लीगल एड है आपके पास, लीगल एड नाम की एक चिड़िया है जो 6वें माले पे बैठती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे आपको फ्री में लॉयर मिलता है, तो आपको ये टाउट्स के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है सर इसमें, जैसे समझो अब फीमेल को चाहिए 2 लाख रुपए जी, लेकिन वकील लड़ते हैं 10 लाख के लिए। अच्छा। क्योंकि 10 लाख में उनको कितने मिल जाएंगे, 4 लाख रुपए। सही बात है, आप समझ रहे हो कैसा होता है जी। तो इसमें आखिरकार किसके राइट्स का हनन हो रहा है, इसमें तो फीमेल के राइट्स का हनन हो रहा है। मिल उसको क्या रहा है, जो चीज एक आधी साल में खत्म होनी है वो 4 साल में भी खत्म नहीं हो रही है। परेशानी दोनों तरफ से हो रही है। अच्छा, लेडीज भी फंस जाती है कि भैया वकील को हमने दे दी है, तो अब वो वकील भी हम चेंज नहीं कर सकते समय पे। सही बात। और वो चेंज करने भी नहीं देते जी। वो वकीलों का मालूम है कि भाई अब मेरा पुलाव बन चुका है, खाने का समय हो गया है, तो वो कहाँ से छोड़ देंगे, हांडी तो तोड़ेंगे नहीं जी। तो वो एक अलग सा है। और ये चीज मैंने पर्सनली महसूस किया है केस में जो अभी हमने सेटल करा था। तो वो जब लेडीज मेरे ऑफिस में आके म्यूचुअली सेटल करने को तैयार थी, तब वो वर्किंग लेडी थी, और वो, मैं छोटे तबके की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो लोग हैं ये बहुत कम कमाने वाले और बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं जी। उस समय मुझे वो लेडीज ने कहा कि भैया अगर आप मुझे 1 लाख रुपए भी दिला दोगे तो मेरी वैसे भी शादी हो रही है काटोल में किसी और के साथ जी, तो मैं 1 लाख लेके डिवोर्स दे देती हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरी फैमिली का खर्चा हुआ था शादी में, आप दे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। और वही फिर वो एक टाउटस लॉयर के पास गए, उसने उसको 3.5-4 लाख रुपए तक घुमाता रहा, और ये जो चीजें थी ये 5 साल चली। अरे बाबा। तो ऐसा भी होता है, और ये सब मतलब माल प्रैक्टिसेस हैं।
डार्क साइड बोला, मतलब वकील भी हायर करें तो बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। ये जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चुनते हैं जी, तो हम 10 बार चेक करते हैं, दारू तो नहीं पीता भी, ठीक तो चलाता है, एक्सपीरियंस है। एक तरह से आप अपने कई सारे डिसीजंस उसके हाथ में दे रहे हैं, अपना जीवन, अपनी लाइफ ही दे रहे हो ना, लाइफ प्रॉपर्टी सब अपने हाथ में दे रहे हो जी। और यहाँ तो ऐसा है कि चलो एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक बार चोट खा के आदमी ठीक भी हो जाएगा, पर ये डिसीजन ऐसे लाइफ के डिसीजन है ना। कई बार देखो क्या होता है राज सर, अपन डार्क साइड वाले लॉयर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, फिर कई बार फीमेल और मेल जो होते हैं ना, वहीं पार्क के नीचे आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं, आपस में बात करते हुए दिखते हैं कोर्ट प्रीमाइसेस में, लेकिन ऊपर आके उनको लड़ना पड़ता है जी, क्योंकि उनको इस तरह से मतलब फोकस किया जाता है कि भाई अब तुमको अलग ही होना, अब तुमको डिवोर्स लेना ही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कैसा, इवन डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी आप अपना माइंडसेट चेंज करो और कोशिश करो कि एक साथ रहें, क्योंकि हर किसी को सुधरने का मौका देना चाहिए। और अब रिश्ता क्यों ना हो। हाँ, अब इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया ना जी राज सर, मियाँ बीवी में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया ना कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। और सबसे मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ कि प्लीज आप अपने ऑफिस का स्ट्रेस घर में मत लेके आइए और घर का स्ट्रेस ऑफिस में लेके मत जाइए। ये दोनों चीजों के लिए है, ये मेल के लिए फीमेल के लिए। क्या होता है, आदमी को बॉस ने डांट दिया, वो आके बीवी के साथ कुड़कुड़ करे, बेचारी बीवी का कोई लेना देना नहीं जी। वो फिर बोलेगी कि सुबह से आया रात को तो रात को आके कुड़कुड़ कर रहा जी। और यही हो गया सास से झगड़ा बीवी का, वाइफ का जी। तो वो सास को कुछ ना बोल पाए और हस्बैंड थक के आए, उधर कुड़कुड़ चालू। तो अपने डोमेस्टिक रिलेशन को क्यों खराब करते हो। बाकी तो देखो ऐसा है कि हर दुकान और हर दरवाजा खुला है ना, 10 बातें हैं, 10 चीजें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कानून सोच के बना है कि जब हम एक बार मैरिज करते हैं तो हम 7 जन्मों के लिए जुड़ते हैं ना। सच बात। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और इसीलिए मालूम है राज जी, पहले के लोग इतने हैप्पी क्यों हैं जी। आप इस बारे में भी कभी सोचो ना बैठ के कि हमारे माँ बाप से तो हमने कभी नहीं सुना, मतलब ये मैक्सिमम केसेस, वो लड़ते थे झगड़ते थे लेकिन डिवोर्स की बात नहीं करते यार। वो आधा घंटा लड़ते थे और 10 मिनट में सॉल्व करते थे। अब झगड़ा किसके साथ यार, दोस्तों में झगड़ा होता है, भाइयों में होता है जी, सॉल्व हो जाता है। मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों नहीं सॉल्व होता यार, क्योंकि वहां ना बैड इंप्रेशंस डालते हैं लोग पीछे ना जी, बुरी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि जिनकी मैरिज नहीं है, मतलब बिल्कुल न्यू मैरिज वाले हैं और उनको ये लग रहा है कि भाई मेरा हस्बैंड ड्रंकार्ड है, मेरा हस्बैंड कोई गलत आदत है, जैसे ड्रग्स की आदत है या ऐसा कुछ है जिससे मैं नहीं निप पाऊंगी बहुत, या उसका फ्यूचर मुझे अंधकार में दिख रहा है, तो प्लीज छोड़ दीजिए। मतलब ये दोनों को लागू होता है। जैसे कई बार ऐसा पता चलता है हस्बैंड को कि वाइफ का भी अफेयर था शादी से पहले और वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, या कुछ बातें हैं जो अपने मनमुटाव हो रही है, मतलब ये बातें जो आप सहन ना कर पाओ ना, तो इट इज बेटर टू सेपरेट देन टू फाइट। मतलब लड़ो मत यार, आज की तारीख में लड़ना इज नॉट दी, ये टाइम सेव करो, शांति से अलग हो जाओ, शांति से लाइफ जियो और जियो और जीने दो, इसको बदला मत लो। मतलब बैठ के बदला ले रहे हैं, रिवेंज स्टोरी नहीं। क्या होता है मालूम, कई बारों में हस्बैंड होता है या वाइफ होती है, अभी आज के केस में वाइफ जो थी वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, पता आपको, हस्बैंड आगे बोलता है मेरे को नौकरी खाना है इसकी। अरे वाह, क्यों भाई, तो खाना खा, बादाम खा, नौकरी तो खा रहा है। लोगों के दिमाग यार, एक लॉयर को ना पहले तो सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट बनना पड़ता है इस ऐसी केसेस में जी, कि आपको पहले उनका मन समझना पड़ता है और कई बार नहीं भी बोलना पड़ता है कि भाई ये काम मैं नहीं करता हूँ, तो इसको एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ब्रेकअप्स कोई बुरी चीज नहीं है सर। अगले हफ्ते हम एक्सीडेंट्स के ऊपर में ही बात करने वाले हैं कि अगर जब गाड़ी ठुक जाए तो रास्ते पे आपको क्या करना है। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ना, तो उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि लोग इस एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में चलिए, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। लास्ट बात बोलना चाहता हूँ मैं हर बार तुमको टोकता हूँ, इस बार भी टोक रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं वेट कर रहा था कि तुम जैसे कंक्लूड करोगे टोकूंगा जी। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर जेंट्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, फॉर लेडीज आप लोग को भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून जो है वो बहुत लथार्जिक नहीं है, सिंपल है और प्रैक्टिकल है जी। लेकिन वो अप्रोच प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल है जी। और जब हम किसी जज के सामने या इस तरह की किसी भी फोरम के सामने जाते हैं तो आप हमेशा ये याद रखना कि आपके जैसे 40 से 50 लोगों से वो रोज डील करते हैं जी।
तो उनको मालूम है कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है जी, है ना। अभी तो ये भी हाल है कि वकीलों के यहाँ प्रोफार्मा सेव रहते हैं कि वो ही इज अ ड्रंकार्ड, ही डज नॉट कम, और इसका तो बाहर अफेयर है, ये वो नहीं, क्या वो सेव है, वो पूरी दुनिया यही बोलती है और वो सेव भी है। मतलब मेरे को कुछ नहीं करना है, प्रिंट मारना है तो वही निकल जाएगी स्टोरी पूरी। सच बात। तो आप प्रिसाइज रहिए। और थप्पड़ पिक्चर देखेंगे आपने राज? हाँ, शी वॉज सो प्रिसाइज जी। मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड से, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना था बस। कितना प्रिसाइज स्टोरी है। बिल्कुल। जज को भी लगेगा कि यार शी इज सो प्रिसाइज, मतलब कि वो सच बोल रही है, और वो सच बोल रही है क्योंकि उसको पार्टी में उसने दारू के नशे में मारा जी, बल्कि उसकी कोई गलती नहीं थी। सच बात है। तो इस तरह आपको प्रिसाइज रहना है, और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बदला लेना आपकी जिंदगी नहीं है। भगवान ने आपको यहाँ जो भेजा है ना, ये बदला लेने के लिए नहीं भेजा है। आई फॉर आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। आप किसी की आंख के बदले आंख मांगेंगे तो आप भी अंधे हो रहे हो और दुनिया भी अंधी हो रही है। सच बात। और आप कर्मा में अगर विश्वास करते हो, जो मैं करता हूं, अगर आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे, तो बच्चों पे इसका इफेक्ट है, बच्चों पे भी इसका इफेक्ट। इसलिए आपको हर चीज़ों को ध्यान में रखना है, और सजा देने से माफ़ कर देने वाला बड़ा रहता है। तो ये सोच के कि मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, यू हैव टू मूव अहेड, है ना। भूल जाइए और आगे बढ़िए, उसको लेके बैठिए मत उसके पीछे कि मैंने ये करना है करके, है ना। बस इतना ही कहना था। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, आपने वो राह दिखाई कि पत्नी के अधिकार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हर अधिकार का सही इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना भी आना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने अधिकारों के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम एक्सीडेंट्स के ऊपर में बात करेंगे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो रब्बा रब्बा कैसा हो जाता है, डर जाते हैं ना लोग। जी, तो उस पर बात करेंगे। राज, अभी आप मुझे एक अपडेट दो, लेकिन मैं आपसे एक अपडेट मांग रहा हूँ। कोविड का क्या अपडेट है भाई नागपुर में? सर, शांति है, बेड्स अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो हैवॉक था या सच में ऐसी सिचुएशन थी? सर, मेरे हिसाब से तो सिचुएशन वैसी थी। आप तो ग्राउंड लेवल पे थे ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या था? बहुत खराब थी, और काफी लोगों को खोए भी हम लोगों ने इसमें, बहुत लोगों को खोए, बहुत वेल विशर्स को और अपने लोगों को खोया। मेरे परिवार में ही 3 लोग गए। तो मेरे को लगता है मैक्सिमम फैमिलीज का ये है। अगर हम मेरी फैमिलीज में भी जबलपुर में रहते हैं तो काफी लोगों की डेथ हो गई। जबलपुर में सिचुएशन और खराब थी यहाँ से, ऐसा सुनने में आया। लेकिन ऐसा नहीं लगता राज सर आपको कि अगर सिचुएशन अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पहले देख लिया होता, 15-20 दिन पहले, जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो मसला था, ये मेरे को लगता है हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गया। हफ्ते भर तक एक ट्रबल रहा, लेकिन ठीक हो गया। यही अगर इस सिचुएशन से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले भी ये सिचुएशन गवर्नमेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेती, क्योंकि ये बोल ही रहे थे ना, जैसे अभी बोल रहे हैं थर्ड वेव, और वो कौन सा अभी आया, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, वो येलो फंगस, तैयारी कर रहे हैं ना लोग, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो वैसी जैसे इन लोगों ने बोला था सेकंड वेव आएगा मई या मार्च में कभी, तो उन्होंने उस समय अगर तैयारी कर ली होती तो मेरे ख्याल से 50% लोग बच जाते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए ना हम नेताओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार आई गेस एडमिनिस्ट्रेशन की ये भूल रही, ये चूक रही, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बाद में कवर अप भी किया, मेहनत करी 24 घंटे। नहीं, उसके लिए तो सैल्यूट है यार। लेकिन अगर पहले कर लेते तो शायद हालात कुछ और होते हैं, सब बच जाते, बहुत लोग बच जाते। और मुझे ऐसा लगता है राज सर, अगर अपने कंट्री में सिटीजन ऑफ इंडिया है और अगर वो डेथ होती है तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल भाई। उसमें तो आप ये नहीं बोल सकते, जैसे अगर एक घर में एक लड़का बिगड़ा हुआ पैदा हो गया जी, मतलब पैदा तो हुआ लेकिन बिगड़ गया, तो हम नहीं बोलते यार माँ बाप ने सही तरीके से इसको पाला नहीं हुआ जी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी तो हमको पालती है ना, एक तरह से हमसे टैक्सेस लेती है। तो जब टैक्सेस ले रही है तो कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही यार, मतलब आप समझ रहे हो। दिक्कत ये भी तो है कि हर कोई टैक्स नहीं भरता। नहीं, लेट इट बी, बट इफ यू आर पेइंग टैक्स, आई एम पेइंग टैक्स, देन तो मेरा तो अधिकार है ना कि मैं जिंदा रहूं। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है, रोड टैक्स नहीं भरोगे तो सजा लग जाती, इनकम टैक्स नहीं भरोगे सजा लग जाती, जीएसटी नहीं भरोगे सजा लग जाती। लेकिन यही बताओ मुझे कि अगर गवर्नमेंट कुछ ना कर पा रही है तो उस पे उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। जैसे समझिए कि अपने हाईवे में जाते, थोड़ी बात कर रहा हूँ आपसे दिल की, राज की बात है तो मैं दिल में बोल रहा था कि जैसे हमने एक गाड़ी खरीदी, उसका रोड टैक्स भर दिया, लाखों रुपए का रोड टैक्स होता है, आज तो गाड़ियां भी महंगी है। फिर हम जा रहे हैं रोड पे आ रहे खड्डे, उसके बाद हम जा रहे हैं हाईवे पे भरते टोल जी, ऑलमोस्ट
2 रुपए किलोमीटर है आज टोल, सच कहीं भी आप जाओ, मैं तो जाता रहता हूँ, 2 रुपए किलोमीटर है, फिर आप 2 रुपए किलोमीटर पे आप टोल में हाईवे पे जा रहे हो, फिर हाईवे में परेशानी अगर आती है तो आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू टेक द पनिशमेंट। अब ये समय आ गया है जब अपने को ये रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है राज, कि जैसे आपको मालूम है, लंदन की बात बताता हूँ, लंदन का न्यूज था कि लंदन की जो प्रेसिडेंट है उसने एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उसने मास्क नहीं पहना, फेस मास्क नहीं पहना, एंड वो पब्लिक इसमें थी, तो उसको एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना फाइन भरना पड़ा, because she played a very responsible, because whatever you are doing is followed by everyone ना। लेकिन अब यही चीज तुम इंडिया में बताओ, तो इंडिया में बंगाल चले गए थे, अपनी बात हुई थी जी। तो कोई भी तो पॉलिटिकल एजेंडा में ही नोबडी इज वेयरिंग मास्क, आई डोंट टेक द नेम। ना बंगाल इलेक्शंस की जरूरत थी, ना कुंभ मेले की जरूरत थी, ठीक है ना, इट्स ओके, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है जी, और वो मास्क नहीं पहनता है, तो ऑफ कोर्स देखो आज बीजेपी के कितने फॉलोअर्स हैं, तो जैसा नरेंद्र मोदी साहब करेंगे वही लोगों की भी कार्यशैली हो जाएगी ना। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने बोला गंगा साफ करना है, आरोग्य मंदिर बनाना है, तो लोग जुड़े हैं उनके साथ यार, तो फॉलोअर्स तो हैं जी। तो अगर मेन जो बंदा है वही अगर इस चीज को फॉलो ना करे, जो कोविड के थे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि जब मुझे एक्सक्लूसिव करने का मौका मिले नरेंद्र मोदी जी से, मैं ये सवाल आपके जरूर उनसे पूछूंगा। चले मिल आज के लिए इतना ही, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज एडवोकेट नितिन रमेश गांधी से बात हुई, उनसे हमने पत्नियों के अधिकारों के बारे में बात करी, लेकिन एक बात जो है आज की राज की बात, वो यही है कि हकीकत तो यही है कि अधिकार हम सबको है, हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पर कानून भी आपको बहुत सारे आपके लिए अधिकार आपको देता है, कानूनी अधिकार हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आप हर अधिकार का इस्तेमाल करके अपने परिवार से अलग हों। स्पेशली जब मैरिज की बात आती है, विवाह होता है, कुछ सपने होते हैं, सपना लड़का भी देखता है, लड़की भी देखती है, दोनों परिवार देखते हैं, लेकिन जब दो लोग अलग होते हैं तब कोई भी खुश नहीं होता। कोई भी परिवार जब टूटता है तो दोस्त यार भी खुश नहीं होते, वो सामने भले कहते हैं कि यार छोड़ दे यार अगर तू खुश नहीं है तो, या फ्रेंड होती हैं, जो सहेलियां होती हैं पत्नियों की, वो कहती हैं कि अरे छोड़ दे, तेरे आदमी को नहीं जमता देखो तो छोड़ दे उसको। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जब आप निभाने के लिए जाते हो और आप अपने पति से अलग होते हो, आप अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने देवर देवरानी सबसे अलग होते हो, तो कितना एक दुखद एनवायरनमेंट घर में भी हो जाता है। और जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो भी अपनी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे 2 चीज़ें कहनी है, एक, लोग अलग ना हो, कोशिश करें कि जो चीज़ें ठीक होनी हैं वो आप ठीक करें, और हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक संसार चलाएं। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, संसार चलाना होता है विवाह में। और दूसरा, मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनकी बेटियाँ हैं, जो अपनी बेटियों को विदा करते हैं, बेटियों का पूरी तमाम उम्र उनकी बेटियों के लिए वो तैयारियां करते हैं, उनके विवाह के लिए तैयारियां करते हैं, उनके हस्बैंड को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इन लॉज को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। लेकिन जब उनकी बेटी किसी बात पर वापस आ जाती है, तब उस बेटी के साथ उनका बर्ताव जो है वो बदल जाता है। तो या आज से ही आप अपनी बेटी को परी, गुड़िया कहना बंद कर दें, या फिर आप ये तय करें कि आप तमाम उम्र उस बेटी के लिए हमेशा रहेंगे। भले वो उस शादी में खुश ना हो जिस शादी को आपने तय किया, या उसने लव मैरिज करी, वो शादी करके गई, वो शादी करके वापस अगर आ गई, या अपना किसी कोई दुख लेकर वापस आ गई, तो आप एज अ पेरेंट, आपकी जिम्मेदारी है, एज अ ब्रदर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यंगर और एल्डर, टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर। महिलाओं को इज्जत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं हैं तो हम हैं। आई सल्यूट, आई ट्रिब्यूट टू दिस शो, टू ऑल द women out there who make or who inspire women every day. Keep inspiring us. Thank you
एंड कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जिंदा रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।